हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं विशाखा तिवारी आपके लिए लेकर के आई हूँ नेक्स्ट सीडीपी का क्लास। ठीक है, इसमें बेटा मैं अगला क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगी जो कि टॉपिक वाइज मैं तैयार भी कराते जा रही हूँ। जो क्वेश्चन है उसका पूरा का पूरा मैं टॉपिक लगभग तैयार कराते चल रही हूँ। तो बेटा इससे पहले मैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा जा करके। उसमें मैंने 2 क्वेश्चन कराया है जिसमें कि उस क्वेश्चन के साथ साथ आपको उस टॉपिक को भी क्लियर कराने की कोशिश की है। ठीक है बेटा, टाइम थोड़ा कम दे ज़्यादा लग जाता है, इसलिए सोचती हूँ कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं शॉर्ट में ही इस टॉपिक को तैयार करा रही हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ मेरा है कि टारगेट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उस टॉपिक से जिससे आ रहा है उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो जाए, जिससे कि अगर उससे घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे तो आप कर लो। ठीक है, और ये मेरा सीडीपी बेटा स्पेशली हरियाणा टेट के टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन वालों के लिए है, और सीडीपी सेकेंड सीटेट का जो सेकेंड पेपर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बेटा अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो आप कर लीजिए प्लीज़ जा करके, और इस बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले, और बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए अब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीक है। अप्रक्षेपी यानी कि नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पर्सनैलिटी मेजरमेंट होता क्या है। ठीक है, पर्सनैलिटी मेजरमेंट क्या है। तो बेटा पर्सनैलिटी मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसकी ज़रूरत जब हमने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना शुरू किया तो शिक्षा मनोविज्ञान के शैक्षिक प्रभाव, यानी कि जो हम शिक्षा मनोविज्ञान दे रहे हैं उसके शैक्षिक प्रभाव एवं प्रगति को जानने के लिए ही व्यक्तित्व मापन का प्रश्न उठा है। ठीक है बेटा, ये क्या करता है, ये एक बहुत हार्ड वर्क है बेटा। व्यक्तित्व का परीक्षण करना मतलब किसी के भी व्यक्तित्व को वो कैसा है उसके बारे में पता लगाना बहुत ही कठिन काम है। लेकिन इसको क्या करते हैं, अब इसका इसमें आंसर, और वैसे बेटा सेकंड सही है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड सही है, लेकिन आपको इसको डिटेल में मैं बता देती हूँ। सोशियोमेट्रिक टेक्निक यानी समाज मितीय प्रविधि, ये इसमें नॉन प्रोजेक्टिव है, बाकी सब प्रोजेक्टिव है। ठीक है, ये प्रोजेक्टिव है, जिसको कट कर रही हूँ वो सारे प्रोजेक्टिव हैं। ठीक है, और जिसको राइट कर रही हूँ वो नॉन प्रोजेक्टिव यानी सोशियोमेट्रिक। तो आइए इसको देख लेते हैं कि कैसे। ठीक है, हम अपने आगे वाले में देखते हैं। देखिए अब इसको क्या होता है कि जब उठा सवाल कि शिक्षा मनोविज्ञान के शैक्षिक प्रभाव एवं प्रगति को जानने के लिए ही व्यक्तित्व मापन का प्रश्न उठा था, तो इसको हमने वर्गीकृत कर दिया बेटा, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको सुविधा के लिए। ठीक है, एक को नॉन प्रोजेक्टिव और दूसरे को प्रोजेक्टिव। अब नॉन प्रोजेक्टिव को भी फिर कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, नॉन प्रोजेक्टिव आपने अभी देखा अप्रक्षेपित। ठीक है, अब इसको हमने फिर से कैटेगराइज कर दिया, सब्जेक्टिव मेथड और ऑब्जेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव मतलब व्यक्तित्व विधियां और ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ विधियां। ठीक है, इसका हिंदी भी साथ साथ बोलते चल रही हूँ बेटा। इसको कैटेगराइज किया, फिर क्या है कि इन सब चीज़ों की फिर जैसे कि हमने सब्जेक्टिव मेथड देखा तो इसके अंदर भी बहुत सारे आते हैं। सब्जेक्टिव मेथड इस विधि में क्या है कि इन विधियों के अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्तित्व का परीक्षण एवं स्वयं परीक्षक करता है। परीक्षण यानी कि जब हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं तो इसका परीक्षक स्वयं करता है। यानी कि सब्जेक्टिव मेथड में क्या होता है कि जैसे कि क्या होता है कि आप मान लो किसी बच्चे को करते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बच्चे के बारे में हम दूसरों से पूछते हैं, उनके रिलेटिव से पूछते हैं या फिर उनके आस पड़ोस से पूछते हैं, उनके नेबर से पूछते हैं, उनके टीचर से पूछते हैं, मतलब बच्चे से रिलेटेड जितने लोग हैं उनसे हम पूछते हैं। तो ये हमारा जो सब्जेक्टिव मेथड है, ये हमारा जो सब्जेक्टिव मेथड है, इसको फिर हम ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, केस स्टडी, ऑटोग्राफी, इतने में फिर कैटेगराइज कर दिए। तो आपको बहुत सारे के नाम से ही पता चलता होगा, जैसे केस,
हिस्ट्री, केस स्टडी भी इसको कहते हैं, केस हिस्ट्री मेथड। इसमें क्या होता है कि एक बच्चे को ले लेते हैं कि हमको इसके बारे में पता करना है, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, आस पड़ोस जितने लोग हैं उनसे पता है। बेटा ये मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट में ही आपको बता देती हूँ। इस सब्जेक्टिव का मेथड है, चारों का, इन पाँचों का मतलब है कि आप किसी को भी, एक बच्चे या किसी जिसका भी आप स्टडी करना चाहते हो उसको लेते हो, और उसका सारा जितना भी होता है आप उसके बारे में आप क्या करते चलते हो, पता करते चलते हो। तो ये सारी स्टडी उसमें होती है। एक और आप विधि क्वेश्चनायर जो है बेटा यहाँ पे इसको समझ लो, इसको पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं। एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर लो क्वेश्चनायर को, रुक जाओ क्लीन करके बता देती हूँ आपको। ये जो थर्ड क्वेश्चनायर है इसको हम बोलते हैं पेपर पेंसिल टेस्ट, ठीक है, क्वेश्चनायर को। तो मान लो कि इस बार ऐसे पेपर पेंसिल टेस्ट पूछ ले कि कौन सा है, तो वो भी नॉन प्रोजेक्टिव ही होगा, ठीक है। पेपर पेंसिल टेस्ट क्योंकि क्वेश्चनायर में होता है, ठीक है। तो ये सारी विधियां हैं जो कि सब्जेक्टिव होती हैं, सब्जेक्टिव मेथड में होती हैं। अब हमारा होता है ऑब्जेक्टिव मेथड। इसमें आपको पता चल गया सारे क्या होते हैं, हम स्वयं करते हैं, जो मतलब किसी को लेकर के उस पर स्वयं हम उसका परीक्षण करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव मेथड यानी कि वस्तुनिष्ठ विधियां होती हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्तित्व मापन की वे विधियां जो बालक अथवा व्यक्ति के बाह्य व्यवहार का अध्ययन करके व्यक्तित्व का मापन करती है, उन्हें वस्तुनिष्ठ विधि कहा जाता है। यानी कि आप उसके हाव भाव, बाहरी जो बालक का बाहरी जो भी क्रियाएं हो रही है उनसे आप निरीक्षण करते हो। तो इसमें भी क्या होती हैं, अब ये हर एक तरह की होती है, जैसे कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। इसको नियंत्रित निरीक्षण विधि भी कहते हैं। हिंदी आप लिखते चलोगे बेटा। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन को नियंत्रित परीक्षण विधि कहते हैं। रेटिंग स्केल मेथड को निर्धारण मापी विधि कहते हैं। उसके बाद ये सोशियो, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये कर लेना, सोशियोमेट्रिक मेथड इसको कर लेना। सोशियोग्राम जो है इसको सोशियोमेट्रिक मेथड लिख देना। ये समाज मिति, इसका भी मतलब हो गया समाज मिति विधि, जो कि हमसे पूछा था। तो ये क्या है, समाज मिति विधि, ये आपको समाज मिति विधि हो गया। ये भी हमारा नॉन प्रोजेक्टिव है, इसलिए हमने इसको राइट किया था, ठीक है। सोशियोमेट्रिक विधि, इसको यहाँ पे लिख देती हूँ क्लीन करके, आपको कोई डाउट ना हो इसलिए, ठीक है। एक सेकेंड लिखो, थर्ड में यहाँ पे लिख लो सोशियो, SOCIO, सोशियोमेट्रिक, METRIC, सोशियोमेट्रिक यानी समाज मिति विधि, ये हमारा हो गया। उसके बाद साइकोलॉजिकल मेथड या टेस्ट इसको बोलते हैं, ये भी हमारा नॉन प्रोजेक्टिव में आता है। और फिर आता है सिचुएशनल टेस्ट, ठीक है। और एक और लिख लो पर्सनैलिटी इन्वेट्रिस, व्यक्तित्व अनुसूचियां, ये भी हमारा एक पांचवा लिख लो आप, पर्सनैलिटी इन्वेट्रिस, ठीक है। व्यक्तित्व अनुसूचियां, ये सभी क्या है, ये सारे के सारे नॉन प्रोजेक्टिव के ही हैं, लेकिन इसको भी डिवाइड सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में कर दिया गया। सब्जेक्टिव क्यों आपको बता दी, ऑब्जेक्टिव क्यों ये भी मैंने आपको बता दी। अब हमारा नॉन प्रोजेक्टिव हो गया, अब आता है प्रोजेक्टिव। बेटा इसको शॉर्ट में देख लेते हैं, नहीं तो हमारा वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्टिव को बहुत शॉर्ट में देख लेंगे, बस नाम देख लेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी करेंगे इसको। प्रोजेक्टिव, ठीक है। प्रोजेक्टिव जो होता है आपको एक्स्ट्रा जो बाकी ऑप्शन दिया था वो था एसोसिएशन टेक्निक था, एक सेकंड, एसोसिएशन टेक्निक था, कंस्ट्रक्शन टेक्निक था, कंप्लीट, ये सारे बेटा आप देख लो इतने सारे हैं। ऑर्डरिंग टेक्निक है, एक्सप्रेशन टेस्ट है, इंक ब्लॉट टेस्ट है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा था बेटा, इंक ब्लॉट वाला, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थेमेटिक एपर्सेप्शन है टेस्ट, TAT CAT चिल्ड्रन एपर्सेप्शन टेस्ट, ये सारे क्या हैं, प्रोजेक्टिव हैं, ठीक है। तो बेटा इसको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ इसलिए क्योंकि हमारा वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। ये सारे आपको ऑप्शन में भी दिखा देती हूँ, ये दिए हैं, ये सब क्या है, हमारे प्रोजेक्टिव हैं, ठीक है। देखिए एसोसिएशन दिया है, कंस्ट्रक्शन दिया है, कंप्लीशन दिया है, ये सारे हमारे प्रोजेक्टिव टेक्निक हो गए, ठीक है।
समाज मितीय हमारा हमने देख लिया था कि समाज मितीय तकनीक का प्रयोजन हमारा समूह में व्यक्ति विशेष के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना है। ठीक है, आपको सोशियोमेट्रिक जो था उसका आपको समझ में आ गया। सोशियोमेट्रिक क्या है? तो समाज मिति तकनीक। सोशियोमेट्रिक किस में आ रहा था? ऑब्जेक्टिव में आ रहा था। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या कि हम उसके बाह्य, उसके बाहरी, बालक के बाहरी हाव भाव और व्यक्तित्व का उसका हम क्या कर रहे थे? परीक्षण कर रहे थे, यानी कि उसका हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो समाज मिति तकनीकी का प्रयोजन समूह में व्यक्ति विशेष के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना है। उसका प्रयोजन है कि समूह में व्यक्ति कैसे रहता है, उसकी क्या विशेषता है, इसके द्वारा विशेषकर एकाकी और अपेक्षितों तथा अस्वीकृत व्यक्तियों की व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये मेन रूप से देखो तो आप बेटा जो कि एक तरह से बोलो कि जो कि क्रिमिनल हो गए, या मान लो कि जो कि जिन झगड़ालू टाइप पर हो गए, ऐसे लोगों को जो कि क्या हो, विशेषकर एकाकी हो। एकाकी मतलब ये अलग थलग रहने वाले हो, अपेक्षित और अस्वीकृत हो, जिनको कि समाज ने क्या किया? अस्वीकृत कर दिया है, जिनको कि अपनाया नहीं है। ऐसे लोगों को हम इसमें क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। हमारा वीडियो बहुत लंबा होने वाला है बेटा, इसलिए मैं इसमें 2 ही क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक है, अब हमारा चौथा क्वेश्चन आता है। अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड विने IQ स्केल, व्हाट इज द IQ रेंज ऑफ लो मेंटलिटी रिटार्डेड चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन बेटा गलत था। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत था। इसमें आपको बोर्ड ने पूरा का पूरा मार्क्स सबको दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत था। तो इसके बारे में मैं वैसे आपको थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ। ठीक है, कि इससे रिलेटेड बुद्धि लब्धि खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा। देखिए, इसके मैं आपको IQ और उसका मीनिंग ला दी हूँ कि कितने पर कितना होना चाहिए। ठीक है, देखिए, जो 20 या इससे कम होते हैं वो जड़ बुद्धि होते हैं। जड़ बुद्धि मतलब जिसको इडियट हम बोलते हैं, यानी कि जड़ बुद्धि, जिसको कि कुछ भी समझ ना आए, 20 से कम IQ वालों को। ठीक है, 20 से और 59 तक, यानी 20 से 59 तक वाले हीन बुद्धि होते हैं। ये क्या होते हैं? जड़ मतलब हो गया कि एकदम उसको कुछ ना समझ में आए। हीन यानी कि उसको मतलब कुछ भी, उसको भी मतलब जड़ से थोड़ा सा अच्छा हो, लेकिन क्या है, ये जड़ से ये भी उतनी बुद्धिमान नहीं है, इसको भी बुद्धि है नहीं, हीन है ये भी। 60 से 69 यानी 60 से 69 तक के मंद बुद्धि होते हैं। मंद बुद्धि वाले यानी कि वो सुन सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन पढ़ लिख उतनी अच्छे से नहीं सकते हैं। ठीक है, और 70 to 79 तक वाले में क्या है? सीमांत मंद बुद्धि, यानी कि मंद बुद्धि और मंद बुद्धि के आपके बॉर्डर लाइन पर हो। ठीक है, बॉर्डर लाइन पर हो, हीन बुद्धि और मंद बुद्धि इन सबों के बॉर्डर लाइन पर हो। 80 to 89 तक वाले मंद बुद्धि होते हैं, डल होते हैं। ठीक है, ये अपना काम स्वयं कर सकते हैं, डल वाले कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में इनको क्या होगी? उतनी रुचि नहीं होगी मंद बुद्धि वालों को। 90 to 109 तक वाले में सामान्य होते हैं, नॉर्मल होते हैं, और 110 से 119 वाले श्रेष्ठ सुपीरियर होते हैं। 120 से 139 तक वाले अति श्रेष्ठ वेरी सुपीरियर होते हैं, और 140 या इससे अधिक वाले जिन्हें हम जीनियस बोलते हैं, जिसे प्रतिभाशाली बोलते हैं, वो 140 से एबव IQ वाले होते हैं। ठीक है, अब आइए इसमें नेक्स्ट बुद्धि वाले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, इसके बारे में लिखी नहीं हूँ, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, कि किसने क्या क्या दिया था यहाँ पर। चलिए, आप इसको लिखते हुए चलिएगा मेरे साथ साथ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछता है कि जो हमारा ये जो बुद्धि मापने का सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि बुद्धि मापने का सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? तो आप लिखिए, आप इसको लिखिए, बिने तथा साइमन। लिख लीजिए, बिने एंड साइमन। साइमन ने क्या दिया था? कितने में दिया था? 1950 में दिया था। बुद्धि मापने का सबसे पहला बुद्धि परीक्षण। ठीक है,
उसके बाद इसमें क्वेश्चन आता है बेटा कि बीने साइमन का जो बुद्धि परीक्षण संशोधन किया गया, इससे बहुत लोग क्या थे, संतुष्ट नहीं थे। तो बुद्धि साइमन में बुद्धि परीक्षण का संशोधन किस ईस्वी में किया गया? 1916 ईस्वी में टर्मन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा इसमें संशोधन किया गया था? टर्मन के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। कब? टर्मन ने कहाँ किया था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया था। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया था। ठीक है। और इसी संशोधन के समय ही, यानी 1916 में जो संशोधन हुआ, इसी संशोधन में ही हमारे बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का क्या हो गया? जन्म हो गया। इसका जन्म हो गया आईक्यू का। लेकिन बुद्धि लब्धि का सुझाव, सबसे कोई अगर क्वेश्चन आ जाए कि बुद्धि लब्धि का जो सुझाव था सबसे पहले किसने दिया, तो ये विलियम स्टर्नन ने दिया। ठीक है, 1912 में। इसको भी लिख दो, सबसे पहले किसने दिया था सुझाव यहाँ लिख देना। एक सेकेंड क्लीन थोड़ा कर दूं, जगह बन जाएगा। सुझाव, ठीक है, इन्होंने सिर्फ सुझाव दिया था बुद्धि लब्धि का। वो सबसे पहले 1912 में दिया था। किसने? विलियम स्टर्न ने दिया था। ठीक है, स्टर्न ने दिया था। विलियम स्टर्न ने सबसे पहले बुद्धि लब्धि का दिया था। ठीक है, खत्म हो गया। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा। ये सारे क्वेश्चन थे बेटा। अब एक चीज और इसमें बता देती हूँ बेटा, IQ इज इक्वल टू होता है, आप लिख लो। ठीक है, इसको देख लो, अगर आपने न लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया। चलिए इसको क्लीन करते हुए आगे लिखती हूँ। एक दो पॉइंट इसमें और रह गया था, बता देती हूँ वो भी, क्योंकि मान लो इस बार क्वेश्चन ऐसा पूछा था तो अगली बार हो सकता है क्वेश्चन कुछ और पूछ ले, लेकिन इसी से रिलेटेड हो सकता है IQ का फॉर्मूला ही पूछ ले। चलिए हम इसको फॉर्मूला के साथ देख लेते हैं। ठीक है, इस बार तो ये क्वेश्चन गलत किया था। अब मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति की आयु को दो भागों में बांट कर अध्ययन किया था। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा, क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज। इसी से हमारा फॉर्मूला आया है IQ का। IQ इज इक्वल टू होता है, लिख लीजिए, IQ इज इक्वल टू, एक सेकेंड, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपने इसको कर लिया। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।